हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग हमारे फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैटर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, उसका लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने समझा था कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है और किस तरह से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं वेट ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर के फॉर्म में, राइट। तो आज हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, रिलेटिव डेंसिटी का जो बेसिक सा फॉर्मूला इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ द वाटर है, मतलब ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो गया। सो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट बताऊं सो दैट विल बी केजी पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी ऑफ वाटर है तो इसका भी यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं यहाँ पे एसआई के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं सीजीएस के बारे में बात करूंगा सो दिस विल बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ओवरऑल ये दोनों रेशियो में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इट विल बी यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट। ये वो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अगर मैं नेक्स्ट वाले में जाऊं सो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, और डेंसिटी ऑफ जो वाटर हम लोग ले रहे हैं वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको सीजीएस में ले रहा हूँ, अगर ऐसा ही मैं लूँगा सो डैट विल बी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, राइट। और ये कब होता है? ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस में। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है या फिर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसीलिए हम लोग वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस वाले डेंसिटी को ही यहाँ पे लेते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग देखते हैं कि ये सरफेस टेंशन वाला टॉपिक क्या है, सरफेस टेंशन हम लोग किसको बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल कि आपने मच्छरों को इस तरह से पानी में रहते हुए देखा होगा, राइट। जो मेनली जो मस्कीटोज होते हैं ना वो पानी के ऊपर वाले लेयर पे रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि किस तरह से मच्छर पानी के ऊपर वाले लेयर पे रह सकते हैं, ये वो पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो आपने ये बबल्स आपने फॉर्म किया होगा विद द हेल्प ऑफ दैट सर्कुलर थिंग, राइट। ये गेम आपने सबने खेला होगा या फिर ये छोटा सा जो टॉय है ये आपने यूज़ किया होगा। और इसमें मेनली हम लोग यूज़ करते हैं सोप, और इससे सोप से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं आपका बबल्स। तो ये गेम भाई आपने खेला होगा। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक में मूव करूँ तो ये देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है, अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ये क्या करेगा, ये आपका सिंक कर जाएगा। जैसे कि अगर मैं आयरन बॉल का एग्जांपल लूँ तो आयरन बॉल को अगर मैं पानी में छोड़ता हूँ तो आयरन बॉल क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, वो डूब जाएगा पानी के अंदर। लेकिन अगर मैं छोटा सा पिन यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग इसको फ्लोट नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको आगे देखते हैं और समझते हैं कि इसका नाम क्या दिया गया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये छोटा सा एक और एग्जाम्पल है कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक नीडल रखता हूँ तो ये नीडल भी पानी में तैर रहा है, इसका रीजन क्या है? तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर है हमारा सरफेस टेंशन। क्या बोला मैंने? टॉपिक का नाम है हमारा सरफेस टेंशन। तो इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के ऊपर वाले लेयर पे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, ठीक है। इसके जगह पे अगर मैं कोई भी लिक्विड लेता हूँ, वाटर की जगह पे अगर मैं कोई अदर लिक्विड भी लेता हूँ तो वहाँ भी अगर पानी के ऊपर वाले लेयर पे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर मान के चलो कि जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका निडल हो गया ये, ठीक है, ये मस्कीटोज हो गया, ये सोप बबल का क्रिएशन हो गया, ठीक है। इन सारे के पीछे का रीज़न हम लोग क्या बोलेंगे, सारे के पीछे का रीज़न हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। अब समझते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, आगे देखेंगे कि इस डेफिनेशन का कंक्लूजन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स फ्री सरफेस behaves like a stretched membrane under the tension and tries to occupy as small area as possible is called surface tension, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिक्विड हमारा रेस्ट पे होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद लिक्विड का जो फ्री सरफेस होगा दैट विल बिहेव एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन क्या हुआ, मेम्ब्रेन क्या करता है, मेम्ब्रेन किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, राइट, अंडर द टेंशन एंड ट्राइज टू ऑक्यूपाई
एज स्मॉल एरिया एज पॉसिबल। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सोप बबल का एग्जांपल लिया था, तो जैसे ही हम लोग इस छोटे से ऑब्जेक्ट को सोप बबल के अंदर डुबाते हैं तो ये जो सोप होगा ना, इस छोटे से ऑब्जेक्ट का शेप ले लेगा। अब जब हम लोग इसको ब्लो करते हैं तो ये क्या करता है, थोड़ा सा ये बड़ा होता है, और फिर जब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल के हवा में तैरने लगता है, राइट। तो ओवरऑल बात क्या है कि जिस तरह से आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कि ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये छोटा सा एरिया यहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट। तो it tries to occupy as small area as possible is called the surface tension। तो surface tension क्या है? surface tension है प्रॉपर्टी किसी लिक्विड का जो कि रेस्ट पे होना चाहिए, जिसके वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए नेक्स्ट वाला स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। मान के चलो कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये मान के चलो कि ये आपका वो निडल रखा गया है यहाँ पे। तो इस निडल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन और एक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये फोर्स लगने का रीज़न क्या है? देखो, जैसे ही आपने निडल को यहाँ पे प्लेस किया है, ये जो ऊपर वाला वाटर का लेयर है ये एक्चुअली में टॉप व्यू है, ये आप ऊपर से देख रहे हो। तो राइट वाले साइड के ऊपर ये लेफ्ट वाला साइड एक फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। मतलब कि मान के चलो कि यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है और आप दोनों एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके हो, ठीक है, छूटने नहीं दे रहे हो। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके हो तो बताओ आपके फ्रेंड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आप लगा रहे हो, किधर लगा रहे हो? टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन लगा रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आपका फ्रेंड लगा रहा है, किधर लगा रहा है? टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन लगा रहा है, और इस फोर्स की वजह से आप दोनों एक दूसरे को होल्ड करके हो। इसी तरीके से वाटर का जो लेयर होता है, उस लेयर पे हर एक मॉलिक्यूल या फिर बोल सकते हैं कि हर एक पार्टिकल जो है ना, दूसरे पार्टिकल पे एक फोर्स लगा रहा है, और जिस फोर्स की वजह से ये जो फ्री सरफेस है ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। और स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करने की वजह से कोई भी अगर आप निडल या फिर कुछ भी उसके ऊपर वाले लेयर पे रख रहे हो ना, तो वो नीचे नहीं जा रहा है, वो उस पर होल्ड किया हुआ है, उस पर वो तैर रहा है। तो जिस तरह से मैंने अभी आपका और आपके दोस्त का एग्जांपल दिया, तो जैसे कि एग्जांपल में क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके हो, ठीक है, और मान के चलो कि मैंने हाथ के ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया हूँ, तो जब तक आप लोग उस हाथ को होल्ड करके रहोगे तब तक वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग उस हाथ को रिलीज करोगे, खोलोगे, तो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, राइट। तो होल्ड जो करके हो, उस होल्ड करने की वजह से एक लेयर क्रिएट हो गया, जिस लेयर के ऊपर अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो वो फ्लोट कर रहा है, वो वहाँ पे तैर रहा है, ऊपर वाले लेयर पे तैर रहा है। तो लिक्विड में इस तरह से पार्टिकल के एक दूसरे को होल्ड करने का जो प्रॉपर्टी है, दैट इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करें, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मान के चलो कि आपने एक निडल रखा और निडल का लेंथ हम लोग मान के चलते हैं कि ये लेंथ है L, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज F, ठीक है। फोर्स कितना बताया? फोर्स बताया मैंने F, और लेंथ कितना है? लेंथ है L। तो सरफेस टेंशन विल बी टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, फोर्स बाय लेंथ। अब अगर मैं इसका यूनिट बताऊं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसको हम लोग लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म से, और लेंथ का यूनिट हो जाएगा आपके पास मीटर, तो यहाँ भी हो जाएगा ये मीटर। तो ओवरऑल जो यूनिट हमारे पास आएगा दैट इज kg पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे इसको न्यूटन एंड मीटर में एक्सप्रेस करना हो, सो दैट विल बी ओनली न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर। इसको हम लोग सीजीएस में भी चेंज कर सकते हैं, सो दैट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग सरफेस टेंशन के फॉर्मूला और उसकी यूनिट को समझे हैं कि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज फोर्स बाय लेंथ, और अगर फोर्स बाय लेंथ है सो द यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर। सो आई होप यहाँ तक सरफेस टेंशन का टॉपिक क्लियर है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि सरफेस टेंशन को चेंज करेगा, इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो इम्प्योरिटीज़ को ऐड किए या फिर मान के चलो इम्प्योरिटीज़ उसमें ऑलरेडी डिसॉल्व है, तो क्या करेगा वो सरफेस टेंशन को थोड़ा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल, जैसे कि लिक्विड का पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके है, तो अगर उसके बीच में
उसके बीच में मान के चलो कि अगर आप कोई दूसरा कोई पार्टिकल उसमें ऐड कर दिए तो वो पार्टिकल क्या करेगा, आइदर उसके फोर्स को इंक्रीज कर देगा या उसके फोर्स को डिक्रीज कर देगा। फिर से मैं सेम हाथ वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। मान के चलो आप दोनों एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके हो और बीच में ना मैं ऑयल लगा दिया, तो ऑयल लगाने से क्या होगा, हाथ थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, तो होल्ड करने का जो क्षमता है ना थोड़ा कम जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं मान के चलो कोई अडेसिव लगा दूँ, एक फेविकॉल मान लो लगा दिया, तो फेविकॉल लगाने से क्या हुआ, हाथ को होल्ड करने का जो क्षमता है ना वो बढ़ गया, राइट। तो कोई भी इम्प्योरिटी अगर हम लोग उसमें ऐड कर लिक्विड में ऐड कर रहे हैं तो पार्टिकल का एक दूसरे को होल्ड करने का जो क्षमता है वो आइदर डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा, राइट। तो अगर डिक्रीज भी हो रहा है या इंक्रीज भी हो रहा है तो ओवरऑल क्या किया, वो सरफेस टेंशन को वो इफेक्ट किया है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे ना तो उससे भी हमारा सरफेस टेंशन चेंज होने वाला है। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा, राइट। वाइब्रेशन बढ़ने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स को जो आपस में पार्टिकल के आपस में जो इंटर एटॉमिक फोर्स है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूँ तो पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के है, बट ये जो पकड़ने का जो क्षमता है इस एनर्जी की वजह से कम हो जाएगा, मतलब कि सरफेस टेंशन भी आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा सरफेस टेंशन जो होगा वो डिक्रीज होगा। और सरफेस टेंशन का वैल्यू इसको भी नोट करना, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम जीरो एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड इट वैनिशेस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसको भी अच्छे से नोट करना कि सरफेस टेंशन का वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट पे जीरो हो जाता है और क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो एकदम ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है विस्कोसिटी। अभी विस्कोसिटी क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं फ्रिक्शन समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है, मान के चलो कि कोई एक बॉडी है। अब ये बॉडी को अगर आपने किसी एक सरफेस के ऊपर रख दिया है, सपोज ये कोई एक सरफेस है और इसके ऊपर आपने इस बॉडी को रखा हुआ है और बॉडी के ऊपर अगर आप लोग राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हो तब ये सरफेस क्या करेगा, ये सरफेस इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगाएगा जो कि इसके मोशन को रोकना चाहेगा, राइट। तो ओवरऑल ये फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन दो सॉलिड बॉडी के बीच में लगेगा और फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को रोकना, ठीक है। मोशन को रोकना नहीं, रिलेटिव मोशन को रोकना। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं सेम जगह पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो कि ये आपने एक बॉडी रखा, ये आपने दूसरा बॉडी रखा और आप क्या कर रहे हो कि नीचे वाले बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया। अब नीचे वाला बॉडी जाना चाहेगा राइट की तरफ, और ठीक है, तो नीचे वाला बॉडी अगर राइट की तरफ जाना चाहेगा, ऊपर वाला बॉडी बिकॉज ऑफ इनर्शिया जहाँ पे है वहीं रहना चाहेगा, है ना। तो अगर ऊपर वाला बॉडी बिकॉज ऑफ इनर्शिया जहाँ है वहीं रहना चाहेगा, नीचे वाला बॉडी राइट की तरफ जाना चाहेगा, मतलब कि दोनों के बीच में एक मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा पता है, फ्रिक्शन ऊपर वाले बॉडी की तरफ लगेगा नीचे वाले बॉडी की वजह से, और नीचे वाला बॉडी का जो फ्रिक्शन है जो कि ऊपर वाले बॉडी पे लग रहा है ये इसको साथ में लेकर चलेगा अपने साथ टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल इस केस में फ्रिक्शन तो एक्ट हो रहा है ऊपर वाले बॉडी पे, किधर एक्ट हो रहा है, राइट की तरफ एक्ट हो रहा है, राइट। फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और ये इसके रिलेटिव मोशन को रोक रहा है, मतलब कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया अगर बॉडी वहां पे रह जाता तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो जाता, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर जाता, लेकिन फ्रिक्शन आ गया और फ्रिक्शन दोनों के बीच के मोशन को रोक रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है, मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को रोकेगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक्चुअली में फ्लूइड्स के सरफेस के बीच में, मतलब फ्लूइड्स के लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है या फिर ड्रैग फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन है हमारे पास, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच रिटार्डिंग फोर्स आर डेवलप्ड विद इन द फ्लूइड वेयर देयर इज एनी रिलेटिव मोशन, ठीक है। इस वर्ड को समझना, रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स पार्ट इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड इट डिफर्स इन डिग्री फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर, मतलब कि अलग अलग फ्लूइड के लिए जो विस्कोसिटी होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है कि अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तब एक ड्रैग फोर्स काम में आएगा, ठीक है, एक रिटार्डिंग फोर्स काम में आएगा जो इसके रिलेटिव मोशन को रोकना चाहेगा। तो इसका उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है या फिर उस प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी, राइट। तो विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी क्लियर है। तो आपने देखा होगा कि हनी का इस तरह से मूवमेंट
मूवमेंट। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि हनी के डिफरेंट लेयर्स पे ना एक फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से ना हनी नीचे की तरफ इस तरह से मूव करता है, राइट। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आगे की तरफ देखते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो, मान के चलो आपने यहाँ पे कोई एक कंटेनर लिया, सपोज मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में मैं क्या करता हूँ कि इनिशियली कोई एक ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे डाला, कंटेनर के अंदर मैंने कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डाला। तो इनिशियली क्या होगा कि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट। मान के चलो अगर मैं इसके कंटेनर का एग्जांपल नहीं लेता हूँ, ठीक है, मैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने रिलीज कर दिया, ये नीचे की तरफ गिरेगा विथ एन एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, और इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज जी, ठीक है। चलो अब आ जाओ कंटेनर वाला एग्जांपल में। कंटेनर लिया, कंटेनर अभी खाली है, ये भी क्या है, अभी ये खाली है। तो खाली कंटेनर के अंदर भी अगर बॉडी को मैं छोड़ दूं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज जी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो ओके सर, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, दैट वी हैव अंडरस्टूड कि अगर फोर्स है मतलब कि एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक काम करता हूँ, लिक्विड से फिल कर देता हूँ इस कंटेनर को ना, किसी एक लिक्विड से अगर मैं फिल कर दूँ, तो लिक्विड से फिल करने के बाद क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, तब इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा। सर एक फोर्स तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, दैट इज विस्कोसिटी। जस्ट अभी आपने पढ़ा ना कि अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड के लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज द विस्कोसिटी। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड के अंदर डुबा रहा हूँ, तो इसके अंदर का जो फ्रिक्शन है, ये इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, दैट वी कॉल विस्कस फोर्स, राइट। और ऑलरेडी हमने पढ़ा है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि लिक्विड जो है बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, दैट वी कॉल बॉयंट फोर्स, FB। तो ओवरऑल इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स और एक फोर्स का नाम है बॉयंट फोर्स। अब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, राइट। तो ओवरऑल बॉडी के ऊपर अब कितना सारा फोर्स लग रहा है, सर दो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। एक फोर्स है विस्कोसिटी वाला फोर्स, एक फोर्स है बॉयंट फोर्स, और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, 0। ऊपर में लगने वाला फोर्स और नीचे के में लगने वाला फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। हमने पढ़ा है न्यूटन के सेकेंड लॉ में कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। कब, जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए। तो बॉडी ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो गया तो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और उस वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो व्हेन अ स्मॉल spherical body falls freely through a viscous medium, it acquires a maximum constant velocity after falling through a certain distance in the medium. This constant velocity acquires is called the terminal velocity। ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद आपका विस्कस फोर्स एंड बॉयंट फोर्स ये दोनों वेट को बैलेंस कर देगा। तो जब वेट बैलेंस हो गया तो उस वक्त उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक पूरा टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो द फर्स्ट फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये जो स्फीयर आपने लिया है उस स्फीयर के रेडियस पे ये डिपेंड करेगा,
फर्स्ट। नेक्स्ट डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे और मटेरियल ऑफ द बॉल एंड द मीडियम, मतलब कि मीडियम का डेंसिटी, यहाँ पे जो लिक्विड लिया है आपने उसका डेंसिटी और स्फेरिकल बॉल के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा आपका विस्कस फोर्स। और थर्ड डिपेंड करेगा आपका विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, मतलब कि मीडियम कितना विस्कस है, राइट। मीडियम के विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा आपका टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आज के टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।